के गाँव वो पाकिस्तान वाले गाँव नहीं होते जहाँ भैंसें चल रही हों और आप वो ओपले खाप रहे हो दीवारों के ऊपर, वो नहीं है ओपले, वो कहते हैं वो जानवरों की जो पोटी होती है उससे जो बनाते हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ये पहली वीडियो इमिग्रेशन के बारे में मुफ्त है, दूसरी वीडियो 500 पाउंड की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्वातीन और हज़रात, मैं काशिफ रज़ा और मेरा भांजा सैयद सईद अली, आप भी हाथ हिला दें। हम लोग कुछ अरसे से बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम कोई ऐसा पॉडकास्ट अंदाज का या एक कैजुअल कन्वर्सेशन हम लोग आपस में करें और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करें। हम लोग जो नॉर्मली कन्वर्सेशंस करते हैं वो कन्वर्सेशंस करें हम, और बात करें मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। तो आज मेरे भांजे साहब कहते हैं कि मामू आपकी जो स्पेशलिटी है वीज़ा कंसल्टेंसी की, आपने इतने साल काम किया है, उससे रिलेटेड कोई बात कर लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? सही, आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी सारा इन्फ्लक्स आया है एकदम से ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, आ तो गए हैं सारे, और बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेंट ने फंसा दिया उनको, आने के बाद वो फंस जाते हैं। तो आपका क्या है इसके बारे में, ठीक है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो सही, मैं बताऊं आपको कि मैंने पाकिस्तान में जो कंसल्टेंसी की वो कई साल की है, और मुझे यहाँ पर ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कितना 15-16 साल हुए होंगे बस यूके में। उससे पहले मैंने पाकिस्तान में मेरा जो करियर था वो कंसल्टेंसी था मेनली, और ब्रिटिश वीज़ा कंसल्टेंसी मेरी स्पेशलिटी थी वहाँ पे। और ये जो आपको अभी लग रहा है, ज़ाहिर है आपका भी ये जवानी का दौर है, तो आपको अभी लग रहा है कि अभी अचानक से लोग आए, लेकिन ऐसे बहुत बार हुआ है। तो मैं अगर दौर याद करूं तो 9/11 का वाक़या लोगों को मालूम है। तो 9/11 से पहले लोग आते थे, उसके बाद 9/11 की वजह से एक ब्रेक लग गया था, और फिर ये दोबारा स्टार्ट हुआ था 2002 के एंड से। 2003 में बहुत लोग आए थे, 2004 में काफ़ी लोग आए, 5 में आए, फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ। वो जो 7/7 का इंसिडेंट हुआ था, 7 जुलाई का आपको इंसिडेंट शायद मालूम हो, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया था एकदम से। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, जो आपने बात की है कि कंसल्टेंट ने फंसा दिया, तो ऐसा मैं भी बहुत सुनता था, कंसल्टेंट ने फंसा दिया। और कुछ कंसल्टेंट्स भी ऐसे हैं जो गलत गाइडेंस देते हैं, और कुछ लोग भी हैं जो कंसल्टेंट्स का नाम ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, कि कंसल्टेंट ने फंसा दिया। जो गलत गाइडेंस की बात करूंगा वो मैं यूं बात करूंगा कि सुहाने ख्वाब दिखाना, ठीक है, और ये शो करना कि बस आप वहाँ जाएंगे यूके तो बस आपको कमाना ही कमाना है, और पाकिस्तान की करेंसी से कन्वर्ट कर देना। जाहिर है इस वक्त का 1 पाउंड 350 360 इस वक्त है रुपीज में, ऐसे ही चल रहा है। तो जाहिर है उससे तो पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत पैसे बन जाते हैं। एक कहते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करो 20 आवर्स पर वीक, 1000 पाउंड आपके हाथ में आता है, 3,65,000 आप कमा रहे हो, आपकी अपनी सैलरी 70,000 है, उससे तो कई गुना कर रहे हो, उसमें तो रेंट भी निकल जाएगा। हाँ, यही कहना, बिल्कुल सही कहना है, लेकिन वही है ना कि रियलिटी चेक क्या है कि यूके में जॉब कैसे मिलेगी, कितनी आसानी से मिलेगी, उसके साथ साथ आपके खर्चे क्या होंगे। यूके में रेंट है, लिविंग एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आप कितना टाइम स्टडीज़ को देंगे। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो स्टडी है ना। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहता है और अपना वक्त देना चाहता है स्टडी को, तो वो पढ़ सकता है और वो कमा भी सकता है। और इसकी ज़िंदा मिसाल मेरे सामने आप खुद हैं कि आप 2021 में आए थे, और आज इस वक्त आपका लास्ट ईयर ऑफ स्टडी है, जिसमें से 1 साल आपने प्लेसमेंट ईयर भी लिया था। अगर आपका प्लेसमेंट ईयर नहीं होता तो आप 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते। तो ये कंप्लीट हो गया तो आपको मालूम है पोस्ट स्टडी वीज़ा, पहले पोस्ट स्टडी कहलाता था, ग्रेजुएट वीज़ा कहलाता है, वो लिया जा सकता है, जिसके बाद आपको 2 साल के लिए
आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप जॉब ढूंढ सकते हैं उसके अंदर और वर्क परमिट ले सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है ग्रेजुएट वीज़ा तो सब रिकमेंड करते हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा लिया जाए। उसके अलावा कौन से रूट्स हैं जो एक स्टूडेंट ले सकता है आफ्टर ग्रेजुएट वीज़ा? कौन कौन से रूट्स हैं जो ले सकता है? उसके अलावा अगर एक बंदे ने जॉब नहीं करनी है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अगर जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके क्या रूट्स होंगे? तो जॉब के, अगर जो जॉब नहीं करना चाहता है, बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, जिनकी फैमिली में तमाम लोगों ने बिजनेस किए होते हैं, या वो लोग जो खुद बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, हर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, तो उन लोगों के लिए इनोवेटर फाउंडर एक रूट है। अच्छा। तो इनोवेटर फाउंडर की खासियत ये है कि उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चाहिए, और उसका रीज़न है, वो कहते हैं ना कि आपको खुली आज़ादी दे दी है उन्होंने कि जो मर्जी है, जो जिस तरह का कारोबार करना हो वो कर लो। इन्वेस्टमेंट की कोई शर्त नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की शर्त इस तरीके से है कि आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जितनी आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे खातून ने रब्ता किया पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले, और उस वक्त कहलाता था एक और वीज़ा इन एंटरप्रेन्योर, उसका नाम चेंज हो गया। पहले दो होते थे, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप, वो ख़त्म करके इन्होंने एक कर दिया, इनोवेटर फाउंडर। और तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं मोबाइल अल्ट्रासाउंड खोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो स्टार्टअप था उसके लिए इतनी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैंने कहा आप जो मोबाइल अल्ट्रासाउंड खोलेंगे उसके लिए क्या पैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि लेकिन स्टार्टअप के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो मैंने उनको समझाया कि स्टार्टअप के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस की तो रिक्वायरमेंट है ना। आज आपको वीज़ा दे दिया जाए तो आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप जो बिजनेस करेंगे उसके फंड्स कहाँ से आएंगे आपके पास। सही। तो इसमें बड़ी वो है, डिटेल चीज़ें हैं इनोवेटर फाउंडर में। तो मैं पहले तीनों चीज़ें बता दूं कि इनोवेटर फाउंडर एक है, अगर आप स्टडी करते हुए आप डायरेक्ट इनोवेटर फाउंडर पे भी जा सकते हैं, सही है। आप उस पे भी जा सकते हैं ग्रेजुएट वीज़ा पे। और एक और कैटेगरी है जिसको लोग सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा कहते हैं। देयर इज नो वीज़ा सच कॉल्ड सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। सही। वो बेसिकली वो ये है कि आप कोई कंपनी रजिस्टर कराएं और उस कंपनी पे आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेके अपने आप को स्पॉन्सर कर दें। सही। तो वो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही। अच्छा। इट्स एक्चुअली सेम एज वर्क परमिट, लेकिन उसकी जो कंपनी के ओनर होंगे वो भी आपको रूट थोड़ा सा डिफरेंट करके है वो वही है, लेकिन वो लोग उसको नाम दे रहे हैं सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा कोई नाम नहीं है इसका, सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा। तो खैर मैं इनोवेटर फाउंडर बता रहा था आपको। तो इनोवेटर फाउंडर के अंदर पहले तो बहुत सारी कंपनीज आपको बिजनेस प्लान को इंडोर्स करती थी। अब सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस प्लान को इंडोर्स करती हैं। उन 4 ऑर्गेनाइजेशंस से ही आप बिजनेस प्लान इंडोर्स करा सकते हैं। पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हैं। सही है। ठीक है, तो आप इसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पास भी चले जाएं तो वो 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से किसी न किसी के साथ काम कर रही होगी और आपको वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडोर्स आपको वही 4 ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। सही है। उनमें कुछ बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप में से जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई मेरा लिंक्डइन देखे तो लिंक्डइन पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सारे, जिसमें आप ये ऐसी किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको फंडिंग भी हो सकता है देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। सही है। तो वो हो सकता है वो एक टर्म है जिसके अंदर
आपको पहले 3 साल का वीज़ा, फिर 2 साल का वीज़ा, फिर आपको नेशनैलिटी के रूप पे आप जा सकते हैं। वही नॉर्मल है। वर्क परमिट भी ऐसे ही है। वर्क परमिट के लिए तो सिंपल रूल है, कोशिश करें, जॉब्स अप्लाई करें, फोकस करें, ओनली उस जॉब पे अप्लाई करें जिस तरह आपको मालूम हो कि आपको वर्क परमिट वो ऑफर कर सकते हैं। सही है। क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, अगर आप वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं और आप ऐसी किसी जॉब पे अप्लाई कर देते हैं जो वर्क परमिट ऑफर नहीं कर रहे, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करें, उनका भी करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जॉब नहीं करेंगे। सही है। या आप ग्रेजुएट वीज़ा पे चले जाएं, उनके पास जॉब करते रहें, 2 साल अपना एक्सपीरियंस गेन करें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसकी बेस पे किसी जगह वर्क परमिट अप्लाई करें। सही है। जिसको टीयर 4 कहते हैं, सॉरी टीयर 2 कहते हैं। टीयर 2 कहते हैं। सही है। लेकिन अब टीयर 2 नहीं कहते, सॉरी, अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में कुछ लोग एक रूट होता है ना, एक सीधा रूट है, सीधे रूट की जगह जो टेढ़े रूट से लोग आने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि लोग स्पॉन्सरशिप खरीद के आ रहे हैं। एक स्पॉन्सरशिप मतलब केयर होम की स्पॉन्सरशिप मिलती होती थी पहले, अब नहीं मिलती है। उसके अलावा और बहुत सारी ये तो सारे जाली तरीके हैं, वो जाली तरीके हैं, तो ये तो ऐसे चीजें तो हमेशा होती रहती हैं। तो उसका क्या नुकसान होता है कि वो जाली तरीका तो है ही, पहली बात तो इलीगल है, लेकिन उसके क्या नुकसान होते हैं उसके? सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 9/11 के वाक़े से पहले या उसके बाद लोग आते थे, तो पहले बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए थे, तो उसमें स्टूडेंट्स आते थे, थोड़ी सी फीस देते थे, वो कॉलेजेस सिर्फ नाम के कॉलेजेस थे, और यहाँ के सिस्टम की उस वक्त मैं कहूँगा कि थोड़ा सा फेलियर था यहाँ पे, कि इन्होंने इसको टैकल ज़रा लेट किया, या फेलियर नहीं तो यूँ कह लें आप कि इन्होंने उसकी जो कंप्लायंस है उसको सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा है। फेलियर नहीं कह सकते उसको, यूँ कहेंगे कि उसके कंप्लायंस सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा, और जब इन्होंने उसके खिलाफ ऑपरेशन किया तो वो सारे कॉलेजेस गायब हो गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए उसमें। तो ऐसी चीजें ना लोग ढूंढते हैं और इस तरह के काम करते रहते हैं। तो ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना वर्क परमिट की, अब आपने अगर जिंदगी में कभी केयर होम का काम नहीं किया और आप आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको पता चलता है कि वर्क परमिट का मैं वीजा खरीद सकता हूँ, पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि वीजा सही नहीं है। जो वो चीज कैसे सही हो सकती है जो आप खरीद के कर रहे हैं? ठीक है, इस सेम थिंग कि आप कहीं से डिग्री खरीद लें, जो आपने पढ़ाई नहीं है उसकी आपके पास डिग्री मौजूद हो, तो उसका क्या फायदा? ठीक है, तो आपने केयर होम का वीजा खरीद भी लिया तो आपको काम नहीं पता कि काम कैसे करना है। अच्छा, आप अगर काम भी करने लगे तो आपको हमेशा दिल में धचका रहेगा कि अगर ये कंपनी खत्म हो गई, या होम ऑफिस को या यूके को पता चल गया कि ये कंपनी सही नहीं थी, या मैंने वीजा खरीदा था, तो क्या होगा आपके साथ? बिल्कुल, आप भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। तो इस ऐसे रूट पे मैं सबको मशवरा दूंगा, किसी को भी ऐसा रूट फॉलो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। अपने कोशिश करें और ये अपना बिलीफ रखें कि आपकी कोशिश का अल्लाह ताला कोई ना कोई सिला देंगे। और अगर ये रखें कि देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, या आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको चुनें। तो अगर आपने अपनी किस्मत इस पे चुनी है कि मैं ये ख़रीद के और कमाऊं, तो आपको ऐसे मिलेगा, या आप दूसरे तरीके से है कि आप मेहनत करें, जॉब ढूंढें, जॉब मिले और फिर आगे जाएं। अच्छा, एक ये है कि आजकल क्या है कि लोग तो आ गए हैं, अब बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है। जो लोग पहले यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोग हैं और वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जिंदगी के अंदर, वो लोग काफी ज्यादा डिस्करेज बहुत करते हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा जो लोग अभी नए आए हैं उनको, और क्या करियर पाथ लेना चाहिए उनको, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो उन लोगों की मिसाल ना फॉलो करें जो लोग इतना अच्छा नहीं कर पाए इस सब के अंदर? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक गरीब घर में एक और बच्चे की विलादत होना। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आप एक गरीब घर है, मिसाल के तौर पे उनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की वो कफालत से मुश्किल से कर रहे हैं, और फिर भी छठे बच्चे के लिए वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनका जो बिलीफ है ना वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, जो लोग ये सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी ये सोच रहा है कि वो लोग मुझे डिस्करेज कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में
अपना नसीब लाता है। बिल्कुल। ठीक है, आपके साथ जो आपका रिस्क जुड़ा है वो किसी और के साथ नहीं जुड़ा। तो वो जो गरीब लोग की जो मैंने मिसाल दी, वो इसीलिए दी कि उनको पता होता है कि ये जो बच्चा आ रहा है ये अपना नसीब लेकर आ रहा है। बिल्कुल। और ऐसा बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे आपको आसपास नजर आ जाएंगे। मेरे आसपास कितनी टेस्टिमनीज हैं ऐसी, जिसके अंदर 4 बच्चे कुछ नहीं कर पाए और 5वें बच्चे ने बहुत कुछ कर लिया। बिल्कुल। तो अगर 5वां बच्चा होता तो करता ना। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आबादी बढ़ाए, इस वजह से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में सईद ने बात की है मैंने ये मिसाल दे के समझाया है। तो जो लोग भी डिस्करेज करते हैं आने के लिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा, कोई भी मुझे ये कहता ना, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा यूके में कुछ नहीं रखा, वो दौर खत्म। तो मैं ये कहता हूँ हम खुद परेशान हैं। तो मैं कहता हूँ आपने उनसे पूछा कि आप यूके में क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, मैं हर किसी को इंकरेज करता हूँ जो भी मुझे राब्ता करता है। कभी किसी को ये नहीं कहता कि यहाँ कुछ नहीं रखा, कभी किसी को ये नहीं कहता कि यहाँ मुश्किलात हो गई। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना नसीब लेकर आ रहा है और अपनी कोशिश करेगा, और हर किसी के पास अपनी स्किल्स हैं। मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो उसके जैसा नहीं है। एक घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स होते हैं ना बच्चे, अगर ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो कि एक, यानी जैसे 2 बच्चे जुड़वा ट्विंस कहलाते हैं, तो 5 के लिए मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में या उर्दू में क्या टर्म यूज होगी, जो 5 एक साथ पैदा हुए। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं दुनिया में। उन 5 के 5 का एक ही घर में रहते हुए अपना अपना नसीब है, अपना अपना इंटेलेक्ट लेवल है, अपना अपना उनकी एजुकेशन की और वर्क इंटेलेक्ट है कि मुझे क्या करना है। तो वो 5 के 5 भी एक साथ निकलेंगे ना, जब वो परवान चढ़ेंगे तो वो अपनी अपनी डायरेक्शंस में निकल जाएंगे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि 2 एक जैसे लोग एक जैसी चीज हमेशा करें, बहुत कम ऐसा होता है। एक लेवल पे कहीं ना कहीं जाके कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, कहीं और नहीं होता। तो हमारे सोसाइटी के सिस्टम या इस्लामिक सिस्टम, कुछ भी कह लें आप, वो उसमें आप शादियों में चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आके ब्रांच कुछ और निकल ही आती है। तो वो यही है कि आप अपनी कोशिश करें। सही। अच्छा, एक चीज़ और जो यूके आने से पहले ना कुछ लोगों के बड़े सवाल होते हैं, वो ये सवाल ये होते हैं कि अभी आजकल जो है वो सबसे मशहूर रूट यूके आने का वो स्टडी वीज़ा रूट है, और जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है अक्सर सिचुएशन के अंदर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि स्टडी वीज़ा रूट पे क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या जॉब अप्लाई करते वक्त यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज मैटर करती है? ये मेरा सवाल। ये बड़ा आपने 2-3 सवाल एक साथ कर लिए हैं। तो स्टडी वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात ये कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, सही। आपकी अपनी स्टडी प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अब आप हमेशा अगर पाकिस्तानी सिस्टम में जो हमारे यहाँ बोर्ड एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं उसकी बात कर लूँ जिससे मैंने पढ़ा है, तो अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड पे लोग पढ़ते थे। ठीक है, डी के बाद मुझे नहीं याद कि ई होता था, एफ याद है मुझे, एफ का मतलब फेल है। तो और मुझे उसका मार्किंग सिस्टम भी याद नहीं है कि किस वक्त डी होता था, किस वक्त क्या होता था, बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब किसी ने अगर डी ग्रेड लिया और वो चाह रहा हूँ मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ लूँ, तो दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक तो वो है कि आप अपने आप को देखें कि मैं किधर खड़ा हूँ, मुझे किधर अप्लाई करने पे एडमिशन मिल सकता है। हो सकता है कि आपको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल भी जाए, तो क्या आप कोप कर पाएंगे जिस तरह आप पढ़ेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उसका स्टडी रूट पे यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं। वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी रूट पे यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। वीजा की अगर आप पॉइंट की मिसाल ले लें, एज लॉन्ग एज वो इनके रजिस्टर पे है कि वो आपको कंफर्मेशन ऑफ स्टडी ऑफर कर दें, जिसको कैश कहते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब आपकी अपनी बात है कि आपको किधर जाना है, क्या रूट है। ठीक है, अब आपकी अपनी सोच क्या है, क्या आप पढ़ने आ रहे हैं या आप बस यूके आना चाहते हैं।
सही। ठीक है, उसूलन तो आप स्टडी पे आ रहे हैं तो आपका मोटिव पढ़ना होता है, पढ़ना होना चाहिए, सही। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी का ये मोटिव नहीं होता। लेकिन अगर मोटिव नहीं है ना तो भी, क्योंकि आप इतनी फीस दे रहे हैं, पढ़ें, क्योंकि आपने फीस दी हुई है। दूसरी आपने जो बात की कि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग मैटर करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है, बहुत सारी रीजंस पे करती है। पहली बात तो ये है कि रसल ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी स्टडी अगर आप करें तो उसकी उस पर आपको जॉब ऑफर जो होती है उसमें सैलरीज बहुत अच्छी ऑफर होती हैं, क्योंकि रसल ग्रुप का एक नाम है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज रसल ग्रुप के अंदर आता है। अगर आप रसल ग्रुप में नहीं भी हैं तो भी रैंकिंग मैटर करती है, क्योंकि उसके जो उनका जो स्टडी सिस्टम होता है वो उस हिसाब से होता है। रैंकिंग ऐसे ही नहीं मिलती, रैंकिंग आपकी स्टडी सिस्टम के ऊपर मिलती है, आपके प्रोफेसर्स, आपके स्टडी, जैसे लोकली यहाँ पे ऑफस्टेड होता है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑफस्टेड हम जब यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन देख रहे होते हैं ना तो हम ऑफस्टेड देखते हैं कि ऑफस्टेड क्या है। सही, हम जहाँ पर आर ओवर रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं होता। लेकिन अगर हम उसकी बात करें यूनिवर्सिटी साइड पे तो आमतौर पे लोग इस चीज़ को नज़र में नहीं लाते रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि रैंकिंग के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फीस भी हाई होती है, जितनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी उतनी ज़्यादा फीस होगी आपकी, तो आप अफोर्ड क्या करते हैं, आपकी जेब किसकी इजाज़त देती है। हो सकता है आपकी जेब इजाज़त देती हो ऑक्सफोर्ड की, लेकिन आप क्या एजुकेशन बैकग्राउंड ना करता हो, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका ऑक्सफोर्ड का हो लेकिन आपकी जेब में उसको अफोर्ड ना कर सकती हो, तो फिर आपको हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए उसकी बेसिस पे। ऑक्सफोर्ड हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, तो वो तमाम चीज़ें भी आप कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मैटर करती है। एक और इसके अंदर चीज़ होती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, भले वो छोटी यूनिवर्सिटी हो, रैंकिंग वाइज कम हो या ज़्यादा हो, हर यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ईयर एंड से पहले एक एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाती है और उसमें वो एम्प्लॉयर्स को बुलाती है। एम्प्लॉयर्स की जो क्वालिटी होती है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वैसे एम्प्लॉयर्स वहाँ पे आके अपने लिए लोग चुनते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर आप चाहें कि आप किसी छोटी, यानी छोटी तो नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी होती हैं लेकिन जिनकी रैंकिंग कम हो, आप चाहते हैं कि उसमें PwC आ जाए, प्राइस वाटर कूपर्स आ जाए, या KPMG आ जाए, या JP मोर्गन आ जाए, ठीक है, तो वो इज़ वेरी अनलाइकली, ये तो आपको पता ही है कि इधर मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सोचें कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ऑफ कोर्स वो लोग आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि यूनिवर्सिटी करना शुरू करते हैं लोग और उसके बाद ऑब्वियसली आना है तो साथ में अपने मैनेज भी करना है, अपने अकोमोडेशन भी मैनेज करनी है, अपने जॉब भी करनी है, सब चीज़ें करनी है, तो इसके अंदर सोशलाइजेशन का क्या रोल आता है, कि सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इसके अंदर, और उसके अलावा आपका मतलब जो जिधर आप उठते बैठते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जॉब के ऊपर, क्या इसका? ये सिर्फ जॉब पे नहीं पड़ता, ये आपकी ओवरऑल शख्सियत पे पड़ता है इसका इम्पैक्ट, सही, ठीक है। मैं आपको मिसाल उसकी दूं कि एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो मेरे यूके आने से कुछ साल पहले आए थे। तो उनका कहना ये था कि जिस इलाके में मैं पहुंचा यूके, वहाँ पर मैं रह रहा था, वो एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, और बल्कि उनके एक रिश्तेदार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत मशहूर अदाकार भी रह चुके हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें उनको। तो वो जो साहब, मेरे दोस्त नहीं, उनके जो रिश्तेदार थे, तो मेरे जो दोस्त हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस इलाके में रह रहा था वहाँ पे जिस जगह पे था, लोगों ने मुझे कहा कि जॉब करने के, मैं जॉब ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने मुझसे काम पूछे, चाट बनानी आती है? कहने लगे नहीं। कहने लगे जलेबी तलना आती है? कहने लगे नहीं। फिश में मसाला लगाना आता है? नहीं। फिश तलना आती है? नहीं। कबाब तलना आता है? नहीं। तो कहने लगे हर इस तरह के काम को मैंने ना कह दिया। तो उन्होंने कहा जब तुझे कुछ नहीं करना आता तो जॉब कैसे मिलेगी? बिल्कुल। तो वो उनके जहन में थोड़े दिन के लिए ये बैठ गया
कि जब तक मुझे जलेबी तलना नहीं आएगी या मुझे बाल काटने नहीं आएंगे, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये पूरी शख्सियत पे आपका इसका असर पड़ता है। एक बॉक्स में आप बिल्कुल आप आ गए। वहीं आपको कुछ पढ़े लिखे लोग मिल जाएं और आप हर कोई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहा हो, मेहनत तो सब करते हैं, पैसे तो सब कमाते हैं। पैसे वो जो जो जलेबी तल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसकी मेहनत को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। वो पढ़े लिखे थे, वो यहाँ पे मास्टर्स कर रहे थे, तो वो ऐसी जॉब नहीं करना चाहते थे, अपनी प्रोफेशनल कोई जॉब करना चाहते थे या किसी दूसरी टाइप की जॉब करना चाहते थे। तो जब वो उस लेवल पर आए तो वहाँ किसी जगह पे उनकी मुलाकात हो गई कहीं से और वो किसी और लड़कों के साथ मूव हो गए। तो वहाँ पे जब वहाँ पे जितने भी लोग जॉब कर रहे थे, वो कोई ऑफिस जॉब कर रहा था, कोई किसी सुपर स्टोर के अंदर था। तो सुपर स्टोर की जॉब और जलेबी चलने की जॉब दोनों ही और जॉब्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंटरेक्शन लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, सही, ठीक है। आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, किधर ज्यादा है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से। सही। अगर आपको कोई फूड बिजनेस खोलना है तो यस यू शुड गो फॉर जलेबी। लेकिन अगर आप दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल उससे बेहतर होगी, ठीक है। तो चाट बनाने या जलेबी तलने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लोकल लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ऑर्डर लेना और ऑर्डर देने तक की जो कम्युनिकेशन है ना वही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनल स्टाफ भी सारा आपकी अपनी ज़बान बोलने वाला है। तो ये डायरेक्शन जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप वक्ती तौर पे कर भी रहे हैं तो यू शुड कंटिन्यू टू ट्राई। हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जॉब अप्लाई करें और उसमें इंटरव्यूज दें, पूरी कोशिश करें कि उनको जॉब मिले। सही है। अच्छा, ये तो स्टूडेंट रूट हो गया लेकिन आपने एक और बात की थी, आपने सोशल सर्कल की बात की थी। बिल्कुल, सोशल सर्कल की बात की जी। तो उसमें मैं कहूँगा कि एक शौक होता है हर किसी को, आपको भी था। बिल्कुल, ठीक है। जब आप आए तो अगर आपको आपके मामू की फैमिली नहीं मिलती, यानी हमारी फैमिली, तो आप एक दूसरे शौक में एकदम रहते कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है। बिल्कुल। आपको कोई फैमिली इन्वायरमेंट मिला तो आपके पास दूसरा शौक था, आप बाहर निकलते थे तो हर कोई हर जगह आपको, पाकिस्तान में हर जगह उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, अब जहाँ से आप आए वहाँ पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले थे, बाहर मार्केट्स में इधर उधर, यहाँ पे हर जगह इंग्लिश बोलने वाले। तो एक शौक है ना, बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ है, वेदर का शौक, बहुत सारी चीज़ों के शौक आपको लगते हैं। तो सोशल सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिक्स कीजिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो ये कि आप जिस भी फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, तो हमारा फेथ ज़ाहिर है हम मॉस्क से कनेक्टेड है, मसाजिद में जाते हैं। आप किसी और फेथ से हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप उस यानी फेथ का जो आपका जो प्लेस है, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा या आपका मंदिर, आप उधर चले जाएं। आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च चले जाएं। लेकिन जो आपका वो रिलीजियस सर्किल है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपका एक वो कनेक्शन वहां से जुड़ गया कि वी आर फ्रॉम सेम रिलीजन। या आप ढूंढे वो लोग जो सेम कल्चर से हो, इंडिया पाकिस्तान वेरी सिमिलर कल्चर, तो आप ऐसे लोग ढूंढ लें जो इंडिया पाकिस्तान से हैं, उनसे आप दोस्त बनाएं। पुराने लोगों को ढूंढ लें जो पहले से आए हुए, ऐसे लोग ढूंढ लें। यूनिवर्सिटी की जो यूनियन है उसको ज्वाइन करें, उसके प्रोग्राम्स को देखें। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने आप को एंगेज कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। एक यहाँ पे बंदा आता है, नया आता है, तो एक डिप्रेशन का समा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे होते हैं, आप अपने मोहल्ले को मिस कर रहे होते हैं, आप अपने पुराने कोलीग्स को मिस कर रहे होते हैं अगर आपने जॉब की होती है। तो हर कोई दोस्त नहीं होता ना आपके, यानी कोलीग्स में भी हर कोई दोस्त नहीं होगा, स्कूल में भी हर कोई दोस्त नहीं होगा, मोहल्ले में भी हर कोई दोस्त नहीं होगा। लेकिन मोहल्ले, ऑफिस या आपका स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिनको आप मिस कर रहे होते हैं। तो
उससे बाहर आने के लिए ना आपको अपने आप को एंगेज करना पड़ता है। अच्छा, स्टूडेंट रूट तो एक एक अलग चीज़ है। आप आते हैं यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप जॉब ढूंढते हैं, या अ वेरी वेरी लॉन्ग रूट। एक और रूट जो ये है कि कुछ प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह आपने डिग्री की है बड़े नामवर इंस्टीट्यूट से, लम से की आपने डिग्री अगर, और आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, यूके डायरेक्ट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक परसेप्शन ये बना हुआ है पाकिस्तान में, हर बंदा ये सोचता है कि अगर आपने यूके आना है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी रूट के थ्रू आए। क्या ये बात सच है, या आप वैसे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और इसके भी चांसेस हैं आने के? इसकी तो जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ ना। सही। कि मैं स्टडी रूट पे नहीं आया। सही है। तो स्टडी रूट इज नॉट द ओनली रूट, ठीक है। इस वक्त भी स्टडी रूट इज नॉट द ओनली रूट। मैं ये कहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता यूके वीआई ने, इसके बड़े मुख्तलिफ नाम रह चुके हैं, होम ऑफिस, बॉर्डर एजेंसी, यूके बॉर्डर एजेंसी, इसके अलावा अब करेंटली यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन कहलाता है। इन्होंने इस वक्त बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें की हुई हैं। आपको स्टडी पे आना है, 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। एक दौर था कि 6-6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती थी। ये भी कंफर्म नहीं था कि अमाउंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस वक्त तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हो गई हैं। आप अगर जॉब अप्लाई करनी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है। आप सिंपली इनकी अपनी वेबसाइट पे डेटा मौजूद है किन ऑर्गेनाइजेशंस के पास वर्क परमिट इशू करने का, जिसको कहते हैं डिफाइंड कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप। सही। डिफाइंड कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप का या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का मकसद ये है कि वो यूके से बाहर से किसी को बुला सकते हैं। और असाइंड COS जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसका मतलब है कि लोकल स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हर किसी के पास डिफाइंड का लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। असाइन का सबके पास होता है, हर किसी के पास डिफाइंड का नहीं होता। तो जो भी अप्लाई करे वो सोच के देखें, ठीक है। तो इनका डेटा उसमें मौजूद है, उसके ऊपर जाए, उसके ऊपर हजारों मेरे ख्याल में लाखों ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को निकालें, उसके ऊपर उनकी वेबसाइट ढूंढें, उनको देखें कि क्या आप उसमें फिट हो सकते हैं। अगर उनके पास कोई जॉब्स हैं तो उस पर आप जॉब्स अप्लाई कर दें। सही। और इस तरह कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि सिर्फ वो जॉब्स डालते हैं जो स्पॉन्सरशिप इशू कर रहे हो, उसको भी देख सकते हैं आप। तो इस सब के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर, एक बंदा अगर आ रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छा उसका बैकग्राउंड है, वो सारा, वो अगर उसके अंदर, इस सब के अंदर लिंक्डइन का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यूके आने के लिए वर्क परमिट रूट पे या स्किल वर्कर वीजा पे ये जरूरी नहीं है कि आपने लफ्ज से पढ़ा हो। लफ्ज आपने एग्जाम्पल दी है, लफ्ज से मुराद है मेरी कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, कराची में IBA है, फास्ट है, और CBM है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारों के नाम भी मुझे मालूम नहीं है और याद भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपने वहाँ से पढ़ा हो। आपकी अपनी क्या वर्थ है, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत पहले पढ़ा हो और आप अब आना चाह रहे हो, तो आपका अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल आपका बन चुका है ना, आपने इतने सालों से काम किया हुआ है, उसकी भी तो आपकी स्किल्स है ना। आप, हो सकता है आपने एक, या पुराने दौर में 2 साल का BCom BA होता था, आपने वो किया हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, आप एक लम्स के ग्रेजुएट से भी ज़्यादा काबिल हो, बिल्कुल हो सकते हैं आप। तो आपकी काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क परमिट लेने के लिए आप बिल्कुल वर्क परमिट अप्लाई करें। छोटी सी शर्त है, उसके साथ आपको इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए। सही है, वो आइल्स है, और एक दो और हैं इनके क्राइटेरिया में, ट्रिनिटी कॉलेज का भी है, लेकिन वो बहुत मिनिमम लेवल की इंग्लिश का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट में। कंपनी के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन वीज़ा रिक्वायरमेंट में आपकी इंग्लिश बहुत मिनिमम लेवल की चाहिए, ठीक है। सिंपल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। मेरे अपना मानना है कि एक आम आदमी जो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन इंग्लिश करता है, वो आराम से वो टेस्ट दे सकता है। तो
इस सब चीज़ों को अगर कंक्लूड किया जाए तो क्या आज भी यूके वैसा ही है जैसे हम कहते थे कि 10 साल पहले है, या फिर क्या यूके का डाउनफॉल चल रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डाउनफॉल है, ठीक है। पाकिस्तान का डाउनफॉल है बिल्कुल मुख्तलिफ हवालों से, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। हमने शुरुआत की थी, आपने मुझसे सवाल किया था जब मैं कह रहा था कि आजकल, आपने बात की थी उस वक्त 20 आवर्स इतने पैसे, 3,65,000 आपकी पाकिस्तान में सैलरी हो जाएगी। तो बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि 1 पाउंड इक्वल है 365 के करीब। बिल्कुल ऐसा ही है। ये डाउनफॉल है, ये प्रोग्रेस नहीं है पाकिस्तान की। बहुत माजरत, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि 1 पाउंड के इक्वल 365 रुपये मिल जाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई भी खुशी की बात नहीं है। इससे ज़्यादा वो एक ख्वाजा आसिफ है ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये हाँ उनका जुमला है। तो मैं उनको ये हया दिला दूं कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। इससे ज़्यादा डाउनफॉल कुछ नहीं होना चाहिए। डाउनफॉल आपका नज़र ही इससे आ रहा है कि आपकी करेंसी गिरती जा रही है, कि एक बड़ी मजबूत करेंसी के बदले में आपको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, ये डाउनफॉल है। तो यूके में कोई डाउनफॉल नहीं है, बिल्कुल मौके मौजूद हैं। अब तो कितनी ओपन अपॉर्चुनिटीज़ है, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा आ चुकी हैं। जॉब्स के हवाले से आप घर बैठ के काम करते हैं। वेयर हाउसेस खुल गए हैं कितने सारे, उसमें जॉब्स होती हैं। ज़ाहिर है वर्क परमिट तो वेयर हाउसेस की, वेयर हाउस वर्कर के लिए वर्क परमिट तो नहीं मिलता, मिलता भी तो वो टेम्प्रेरी मिलता है, टेम्प्रेरी जॉब 1-2 महीने की होती है वो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जॉब करना चाहें तो कोई डाउनफॉल नहीं है, आप अपना नसीब लेकर आएंगे। आप बिल्कुल जॉब अप्लाई करें और कंपनीज ढूंढें, और आप बिला झिझक हमारी इस वीडियो पे क्वेश्चन डालें और हम आपको जवाब देंगे। जो मदद कर सकते हैं आपकी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, वो क्योंकि ज़ाहिर बात है वही सबसे बड़ा आजकल जो है वो क्वेश्चन चलता आ रहा है कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में आना चाह रहे हैं, क्या सिटी मैटर करता है उसके अंदर? और अगर मैटर करता है तो कौन सी चीज़ों के लिए मैटर करता है सिटी के? कौन से शहर में आप यूनिवर्सिटी ढूंढें, या आप किसी भी शहर में यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो पढ़ने आ रहा है ना, वो अच्छी यूनिवर्सिटी देखे, सही। ठीक है, कि वो क्या पढ़ने आ रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। जो अकाउंटिंग पढ़ने आ रहा है तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देखें। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बिल्कुल आप भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल और मैंने इसलिए बताया कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बिल्कुल। है अकाउंटिंग से रिलेटेड। और होमोपेसी हम्म, होमोपेसी है। होम ऑफ एसीसीए कहलाता है, मैं ये कहने बिल्कुल वाला था कि होम ऑफ एसीसीए कहलाता है वो। वहाँ से अगर आप एसीसीए करें तो आपको बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मिल बिल्कुल जाती है। ऐसा ही है। आपको सिर्फ डिसर्टेशन सबमिट कराना होता है। इसी तरह आप अगर क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी साइड में कुछ हो तो आप इंपीरियल कॉलेज चले जाएं। बिल्कुल आप अगर मेडिकल साइड है तो हर हर हवाले से जो है ना, आपकी चॉइस के हिसाब से कि आपको पढ़ना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे जहन में ना आमतौर पे होता है लंदन, एक पाकिस्तानी इंडिया कहीं भी आप चले जाए ना, लंदन लंदन मेन बात होती है। बहुत साल पहले मैं जब लंदन से निकला और मैं मिल्टन कीन्स मूव हुआ, तो मुझसे किसी ने पूछा आप कहाँ होते हैं, तो लंदन में होते हैं। लंदन में कहाँ होते हैं आप? मैंने कहा लंदन में नहीं, मैं मिल्टन कीन्स में होता हूँ। तो कहते हैं अच्छा, मैं तो सुन रहा था आप यूके में होते हैं। ओ तो, भाई वो तो तो एक मैंने कहा यूके परसेप्शन में बड़ा लंदन भी बिल्कुल एक शहर है और मिल्टन कीन्स भी एक शहर बिल्कुल है। लेकिन इससे आपकी ग्रोथ के लिए, जाहिर है लंदन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बड़ी जगह है, कैपिटल है, वहाँ पे जितना मल्टी कल्चरल लंदन है उतना तो कोई भी सिटी नहीं है। हम्म, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस भी हैं, वो महंगा भी बहुत है। फिर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड वो चीज़ नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये कि अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और वर्क परमिट आपको कोई, लेट से कि किसी गांव की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर देती है, यहाँ के गांव वो पाकिस्तान वाले गांव नहीं होते जहाँ भैंसें चल रही हों और आप वो ओपले थाप रहे हो दीवारों के ऊपर, वो नहीं है ओपले, वो कहते हैं वो जानवरों की जो पॉटी होती है उससे जो बनाते हैं वो वो नहीं, वो मेरा मकसद नहीं है बिल्कुल भी।
यहाँ के विलेज जो है, जो गांव होते हैं, वो शहरों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्या आप नहीं जाएंगे, जॉब तो करेंगे ना आप, या पढ़ेंगे तो आप। तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन उसमें करनी है, वो आपकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। सही है। बाकी मेरा, आप कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई नया लोग आ रहे हैं, जिस तरह लाइसेंस का ऊपर होता है, कोई बात होती है, कोई सिक्योरिटी के लाइसेंस की बात होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एडिशनल पॉइंट्स देना चाहते हैं कि कोई बंदा आना चाह रहा है जो वो करके आ जाए तो उसके लिए प्लस पॉइंट्स हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं तो ये सोच के नहीं आए कि मैं तो सिर्फ यूके जा रहा हूँ यूके आने के लिए, ठीक है। स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो भले आपके जहन में ये हो, पीछे आप सोच रहे हो, लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप पढ़ने ज़रूर आए, पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं। आपने इतनी फ़ीस दे रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी बात यह कि कुछ चीज़ें जैसे सईद ने जिक्र किया, आप सिक्योरिटी क्लियरेंस आपकी जो होगी वो पाकिस्तान में पुलिस क्लियरेंस होती है, वो लाजमी बनवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर आएँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बहुत काम आता है आपके, वो बनवा के आएँ, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को पाकिस्तान में रहते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं आने से पहले, वो इम्प्रूव करें और झिझके नहीं, कॉन्फिडेंट होकर एयरपोर्ट पर आए, कॉन्फिडेंट होके करें। आप कोई चोरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप अगर स्टडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टडी पे आए, आपने एज लॉन्ग एज कोई गलत काम नहीं किया, पीछे किसी चीज़ में कोई धोखेबाजी नहीं की, आप कॉन्फिडेंट होके आए, ठीक है। कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है अब कंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक अगर है। आपके कोई नहीं, चीज़ मेरे आप ऐड ख्याल करना में चाहते मेरे हैं। ख्याल में ये वाला आज का पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं। बस रिकॉर्ड हो गया हो। हाँ। रिकॉर्ड नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे दोबारा करना पड़ता कोई बात नहीं, चलो। लेकिन कंक्लूड करते हैं इसको कि इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें सुना। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर मेरे ख्याल से मिठाई का डब्बा आपके लिए है। हाँ, आपने बहुत सारी मालूमात दे दी आपको मुफ्त में। मुफ्त में। ये तो मेरे क्लाइंट हैं जो यूके में आए थे तकरीबन 10-12 साल पहले। तो मुझे यहाँ एक दफ़ा बैठे हुए थे साथ, कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे देखे जा रहे। तो किसी ने पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? तो कहने, मैं यही सोच रहा हूँ ये वही काशिफ भाई हैं जिनके लिए मैं बाहर वेट कर रहा होता था कि वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनसे मालूमात लूंगा। तो वो मालूमात आप लोगों को फ्री मिली तो है। इसका कहने का मकसद ये है कि ये पहली वीडियो इमिग्रेशन के बारे में मुफ्त है, दूसरी वीडियो 500 पाउंड की है। तो इसी के ऊपर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।